तो आज की हमारी कहानी जो होगी उसके अंदर हम बेसिकली जो कार्नेटिक वॉर्स हैं, 3 कार्नेटिक वॉर को समझेंगे और उसके बाद एक क्विक रिवीजन मारेंगे लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर कि कौन कौन से वॉर हमारे इस वाले फेस में जो 1707 से लेके 1800 तक का जो फेस था, इस बीच में कौन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए, ये छोटे मराठा वराठा को छोड़ के जो बड़े वॉर हुए कैसे कैसे उनका आउटकम रहा। तो जनरली अब एक फटाफट एक छोटा सा नक्शा बना के मैं आपको समझा देता हूं कि आज की जो हमारी कहानी है बेटा, उस कहानी के अंदर हम बेसिकली किस एरिया को कवर करने वाले हैं। तो अभी तक ये पूरी क्लियर कहानी हो चुकी थी कि हमने नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया ब्रिटिश ने। जो ये वाला रीजन है बेटा, ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड हैदराबाद। तो हैदराबाद के रीजन की तरफ ही आज की कहानी को हमें लेके जाना है। साथ ही साथ एक पॉइंट आपको और समझना है बेटा कि हैदराबाद के साथ साथ एक 2 वर्ड आपको कॉमन मिलेंगे। एक तो सिर्फ करें हैदराबाद है, हैदराबाद लिख दे कोई बात नहीं, और दूसरा एक तो हो गया कार्नेटिक। अब जब अधिकतर हम हैदराबाद को किस तरीके से अंग्रेजों ने जीता उस कहानी को कार्नेटिक वॉर्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो जनरली जो कार्नेटिक वर्ड है, जो कार्नेटिक वाला जो बेटा जो शब्द हमें बार बार सुनने को मिलेगा आज की क्लास में, अगर उसकी ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात करें तो जो ये वाला हिस्सा है बेटा अपना हैदराबाद के अंदर ही एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत बढ़िया, हैदराबाद के अंदर ही साउथ में एक छोटा सा हिस्सा होगा यहां पे, जिसके अंदर हम कार्नेटिक, मतलब एक तरीके से एक आउटकम के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो पूरे इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर था और मुगल एम्पायर के एक टेरिटरी का नाम हैदराबाद था। उसी तरीके से बेटा जो हैदराबाद था वो पूरा ये वाला रीजन था और हैदराबाद के अंदर एक छोटी सी टेरिटरी थी जिसका नाम था कार्नेटिक। बेसिकली ये 2 जगह चीज याद रखेंगे। जो हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर ही एक प्लेस बेटा जो है कार्नेटिक, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और जो एक कार्नेटिक टर्म है, ये टर्म जनरली ब्रिटिश ने ही डिलीवर, या ब्रिटिश और फ्रांस ने ही इंडिया के अंदर इस कार्नेटिक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। अब सवाल ये है कि किस तरीके से हैदराबाद को जीता और इंडिया में सबसे पहली जो बड़ी टेरिटरी ऑक्यूपाई करी अगर ब्रिटिश ने, या किसी भी राजनीतिक पॉलिटिक्स या किसी तरीके से किसी भी इंडियन जो किंग्स हैं उनकी पॉलिटिक्स में अगर इंटरवीन किया कभी अंग्रेजों ने, तो वो कार्नेटिक की कहानी थी। ऑल्दो हम पढ़ते हुए इसको थोड़ा स्किप कर गए थे, बट अब हम इसे कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। जर्नली बेटा अब समझे, कार्नेटिक समझ गए, हमें साउथ में हैदराबाद वाला जो हिस्सा है उधर देखना है। उससे पहले बेटा थोड़ा सा एक पॉइंट जो आपको रिकॉल करा दूं कि हमें यह पता है कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद जो है उसको फाउंड किया था एक व्यक्ति थे जिसका नाम था निजाम उल मुल्क। ये व्यक्ति है निजाम उल मुल्क असफ जंग। निजाम उल मुल्क असफ जहां एक व्यक्ति है बेटा जिन्होंने हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट सूबा बनाया था मुगलों से अलग होके। तो जब औरंगजेब वीक हुए 1707 के बाद, तो जैसा हमने देखा था कि बंगाल अलग हुआ, अवध अलग हुआ, ठीक है, और हैदराबाद अलग हुआ, मैसूर अलग हुआ, ऐसे करते करते हैदराबाद भी वो क्षेत्र है जो 1707 के बाद जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगलों से अलग होने की बात उन्होंने शुरू कर दी। इवेंचुअली बेटा जो पहले नवाब थे वहां के, जो निजाम पहले जो निजाम थे हैदराबाद के, जब तक वो गद्दी पे थे तब तक तो सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। बट 1748 में बेटा जो पहले नवाब होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। कहानी को थोड़ा पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद फैक्ट पे जाएंगे। तो 1748 में जैसे ही नवाब की मृत्यु होगी, जैसे निजाम की मृत्यु होगी बेसिकली, वैसे ही क्या होगा, निजाम की मृत्यु के बाद एक इंटरनल पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी और उस इंटरनल पॉलिटिक्स का एक ही आउटकम रहेगा कि अगला पावरफुल निजाम कौन बनेगा। अब हर बार की तरह कहानी वही है, जो निजाम बनेगा उसकी गद्दी को ना मानते हुए कोई व्यक्ति भाग के जाएगा ब्रिटिश के पास और कोई एक व्यक्ति जाएगा भाग के फ्रांस के पास, कि ताकि फ्रांस और ब्रिटिश में से कोई भी किसी एक की मदद करेंगे और वो बंदा नवाब बन जाएगा। तो पूरी कहानी के अंदर यही एक छोटा सा नटशेल आउटकम आपको माइंड में होना चाहिए कि पूरी कहानी के अंदर एक यही निचोड़ मिलेगा कि जैसे ही निजाम ताकतवर जो थे, कमजोर, उनकी डेथ हुई, वैसे ही गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। गद्दी को पाने के लिए कुछ लोगों ने फ्रांस की मदद ली और कुछ लोगों ने ब्रिटिश की मदद ली। अब पूरी कहानी को समझने के लिए हम स्लाइड्स पे आते हैं और देखते हैं भाई कि जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल है सुप्रीमेसी के लिए, उसको कार्नेटिक वॉर कहा गया। और इस पॉइंट को याद रखेंगे बेटा, 3 कार्नेटिक वॉर्स के बाद इंडिया में से जो फ्रांस है वो पूरी तरीके से अपनी पॉलिटिकल एक्सपेंशन को खत्म कर देगा। जैसे अगर हम थोड़ा सा आउटकम देखें कि जो हम 1498 से कहानी पढ़ते हुए आए हैं, तो पहले पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज बाद ब्रिटिश आए, फिर डचेस आए, फिर फ्रांसीसी आए।
तो पोर्चुगीज को खत्म कर दिया क्योंकि एक सॉली का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक शादी कर ली चार्ल्स ने, किससे, कैथरीन ब्रेगेंजा से, जिससे उनको बॉम्बे दहेज में दे दिया पुर्तगालियों ने। उससे क्या हुआ कि पुर्तगालियों ब्रिटिश रिश्तेदार हो गए, तो अब लड़ाइयां नहीं करने वाले भाई। रहे बात डचेस, तो जो डच हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मीर जाफर नाम का जो व्यक्ति था, उसने क्या किया था, 1759 में डचेस की मदद लेके उसने इंडिया में मतलब बंगाल के अंदर ब्रिटिश को हराने की कोशिश करी। लेकिन बिदेरा का युद्ध देखा था हमने, बिदेरा के युद्ध के बाद जो डचेस थे वो भी इंडिया से बाहर निकाल दिए गए। तो फ्रांस और डच तो बाहर निकल गए, क्योंकि एक सॉली के युद्ध के बाद और एक बिदेरा के युद्ध के बाद अब जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था अगर जो ब्रिटिश का कोई भारत में, वो थे फ्रांसी। और फ्रांस और इंडिया की, फ्रांस और इंग्लिश के बीच में जो स्ट्रगल होता है इंडिया पे अपने आधिपत्य या अपने पावर को एक्सपेंड करने के लिए, उसी पूरे एक्सपेंशन को हम कहते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। ठीक है, उसी को हम कहते हैं एक तरीके से द कार्नेटिक वॉर्स। तो मतलब इंडिया के अंदर ब्रिटिश और फ्रांस अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते थे और एक दूसरे को हराएंगे, उसी पूरी कहानी को हम कार्नेटिक वॉर्स के अंदर पढ़ेंगे। अब बैकग्राउंड्स की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पे एक वर्ड देखेंगे बेटा, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू पहले मैं आपको समझा दूं ये क्या है, कि जो पहला कार्नेटिक वॉर होगा, जो पहला कार्नेटिक वॉर होगा, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, वो बेसिकली जो आउटकम है वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का है, वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का है। और एक एक वर्ड को समझना जरूरी है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन यहां पे है। अब अचानक ही यहां ऑस्ट्रिया कैसे आ गया, तो इस बात को समझे बेटा कि ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। तो सपोज करो बेटा कि ये वाला हिस्सा जो है वो एशिया है और इसके इधर वाला जो हिस्सा है वो यूरोप है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये समझे बेटा कि यूरोप के अंदर एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। यूरोप के अंदर एक देश है उसका नाम है ऑस्ट्रिया। अब जो भी व्यक्ति ऑस्ट्रिया का राजा बनेगा, जो भी व्यक्ति ऑस्ट्रिया का राजा बनेगा, वो जिस भी देश के साथ रहेगा, चाहे वो फ्रांस के साथ हो, चाहे ब्रिटिश के साथ हो, जिस भी देश के साथ वो राजा रहेगा, ऑस्ट्रिया का जो अगला राजा बनेगा, उसकी डेफिनेटली क्या होगी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डोमिनेंसी होगी यूरोप के क्षेत्र में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे है एशिया और यूरोप के बीच के रास्ते में। अब जो भी व्यक्ति ऑस्ट्रिया का राजा बनेगा वो डेफिनेटली यूरोप के पूरी इकोनॉमिकल कंडीशन को डोमिनेट करेगा। अब फ्रांस चाह रहा था कि जब ऑस्ट्रिया में गद्दी को लेकर लड़ाई होगी तो फ्रांस चाह रहा था कि ऑस्ट्रिया गद्दी पे फ्रांस का व्यक्ति बैठे, मतलब फ्रांस के प्रभाव का राजा बैठे, जो फ्रांसीसी कहे उसको एक्सेप्ट कर ले। सेम ब्रिटिश यही चाहता था कि ऑस्ट्रिया पे वो व्यक्ति बैठे जो कि ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस में हो, ब्रिटेन के प्रभाव में हो, जो ब्रिटेन कहे वो करने लग जाए। तो इन दोनों ही देशों के बीच में यह मत छिड़ गया कि ऑस्ट्रिया पे अगला राजा किस देश के प्रभाव का होना चाहिए। अब जैसे इंडिया में ब्रिटेन आए, फ्रांस आए, वैसे दुनिया भर में ब्रिटेन और फ्रांस अलग अलग देशों में फैले हुए थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, अलग अलग उपमहाद्वीपों में फैले हुए थे। तो जैसे यहां की लड़ाई शुरू हुई बेटा, जैसे ऑस्ट्रिया की लड़ाई शुरू हुई, तो ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई शुरू ब्रिटेन में, फ्रांस और उनके यूरोप में शुरू हुई, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, और उसका एक आउटकम हमें इंडिया में देखने को मिला पहले कार्नेटिक वॉर के तौर पे। अब क्या हुआ इसके युद्ध के अंदर बेटा, कि जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई ऑस्ट्रिया के अंदर, तो उसका हमें डायरेक्टली उसका इंपैक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। और उसका जो इंपैक्ट इंडिया में देखने को मिला उसका हमें रिजल्ट मिला 1942 में, क्योंकि 1942 के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में यूरोप में लड़ाइयां शुरू हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1946 में जो इंग्लिश नेवी है, अंग्रेजी जो सेना थी, उस सेना ने क्या किया बेटा, इंडिया के अंदर जो फ्रांस के जहाज हुआ करते थे, इंडिया के अंदर जो फ्रांस के जहाज थे, उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया। उसको क्या करना शुरू कर दिया, उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ बेटा, ध्यान देना, कुछ पॉइंट समझना। मैं एक थोड़ा सा पॉइंट और समझा दूं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है हिस्ट्री का। अगर हम पूरे इंडिया के नक्शे को देखें बेटा, तो हमें जनरली कोस्ट की बात करनी, क्योंकि कोस्ट वाले रीजन पे ही लड़ाइयां हो रही थी। तो जो इधर वाला कोस्ट था बेटा, इंडिया का इधर वाला कोस्ट, या फिर ये इधर वाला कोस्ट, तो जो अपने इंडिया का इधर वाला कोस्ट है, ईस्ट वाला कोस्ट, इसको कहते थे कोरामंडल। कोरामंडल कोस्ट, ये आज भी बेटा कोरामंडल कोस्ट से फेमस है। और जो ये वेस्ट वाला हिस्सा है, केरला वाले साइड का हिस्सा, इसको बोलते हैं मालाबार। ठीक, और यहाँ के क्षेत्रों में बेटा एक छोटा सा देश है मॉरिशियस नाम का एक देश, समझ लो अफ्रीका के पास जाता है, तो मॉरिशियस नाम का एक देश मिलता है। तो आउटकम क्या हुआ, जैसे ही 42 में वहां वॉर शुरू हुआ, तो उसका मेजर आउटकम क्या हुआ कि यहां पौंडीचेरी थी, तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश कमांडर्स ने क्या किया, फ्रांस के जहाजों को सीज करना शुरू कर दिया।
अब जैसे ही फ्रांस के जहाजों को सीज करना शुरू किया, तो फ्रांस के जो किंग्स थे या फ्रांस का जो जनरल था भारत के अंदर, उसने मॉरिशस जो वो है छोटा सा देश है, वहां पे फ्रांस का एक जनरल बैठा था, उसको इन्विटेशन दिया कि भाई ब्रिटेन जो है हमारे चीजों को सीज कर रहा है इंडिया के अंदर, तो प्लीज कम, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, ब्रिटिश को हराने की कोशिश करेंगे। सेम आउटकम वही निकला बेटा, फ्रांस ने रिटेलिएट किया और फ्रांस ने क्या किया, सीज करना शुरू कर दिया ब्रिटेन की टेरिटरीज को इंडिया के अंदर। किसके, विद द हेल्प ऑफ मॉरिशस। जो मॉरिशस में कौन बैठा था, मॉरिशस में इवेंचुअली जो बैठा था वो फ्रांस के ही लोग बैठे हुए थे। तो यहां कहानी आपको समझनी है कि 1942 में ऑस्ट्रिया के अंदर सक्सेशन का वॉर शुरू हुआ, उसका एक रिजल्ट इंडिया में देखने को मिला। 1946 के अंदर इंग्लिश ने क्या किया, फ्रांस की चीजों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने बदला लेने के लिए क्या किया बेटा, मॉरिशस के राजा, मॉरिशस के लोगों से मदद मांग के, जहां के फ्रांस के लोग बैठे थे, और इंग्लिश की प्रॉपर्टी को मद्रास में सीज करना शुरू कर दिया। अब बेटा इंग्लिश जो था, इंग्लिश की हेल्प करी एक व्यक्ति ने, अनवरुद्दीन ने, जो है नवाब ऑफ कार्नेटिक। अब यहां पे इंडियन जो किंग्स हैं वो पॉलिटिक्स में या ब्रिटेन फ्रांस की लड़ाई के अंदर इंटरफेयर करने शुरू करेंगे। तो इंग्लिश की मदद करी बेटा अनवरुद्दीन ने, जो कि कार्नेटिक के नवाब है। और कार्नेटिक मैंने समझा दिया है कि हैदराबाद के अंदर ही एक छोटा सा जगह है जिसको हम कार्नेटिक कह सकते हैं, वो कार्नेटिक के नवाब है बेटा। अब अनवरुद्दीन ने क्या किया बेटा, ध्यान समझना, अनवरुद्दीन ने क्या किया, अपनी एक सेना तैयार करी, 10,000 की सेना। अनवरुद्दीन ने अपनी 10,000 की सेना तैयार करी बेटा, और विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इन्होंने क्या किया, इस सेना को फ्रांस से लड़ने के लिए भेज दिया। फ्रांस से लड़ने के लिए भेजा बेटा। तो फ्रांस के जो उस समय वो थे गवर्नर थे, उनका नाम था डुप्ले। तो फ्रांस के गवर्नर डुप्ले और जो कार्नेटिक के नवाब थे अनवरुद्दीन, इनके बीच में लड़ाई हुई। इस युद्ध को कहा गया बेटा द बैटल ऑफ अडयार, द बैटल ऑफ सेंट थोम। इस युद्ध को बहुत जरूरी से याद रखना है बेटा। हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस अगर रखा है किसी ने, इस युद्ध ने रखा है, वो समझाता हूं क्यों। भाई बैटल का नाम क्या हो गया, बैटल ऑफ सेंट थॉम और बैटल ऑफ अडयार। अब इस युद्ध को इतना महत्व दिया जा रहा है तो किस लिए, अनवरुद्दीन की सेना बेटा 10,000 है, और जो डुप्ले हैं उनके पास मात्र 1,000 लोग हैं, जिसमें से केवल बेटा 250 से 300 लोग ऐसे हैं जो फ्रांस के हैं। रेस्ट जितने भी हैं 750 लोग वो इंडियन है, मतलब भारतीय सेना है। कुछ इंडियंस फ्रांस की मदद कर रहे हैं। और अब डायरेक्टली ये रिजल्ट सामने निकल सकता है कि जैसे ही युद्ध होगा, 10,000 की सेना अनवरुद्दीन की और सिर्फ 250 फ्रांसीसी हैं, बाकी जो है वो भारतीय हैं। युद्ध हुआ अडयार का या बैटल ऑफ सेंट थोम हुआ, और बेटा डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने क्या किया, अनवरुद्दीन को या अनवरुद्दीन की इस सेना को युद्ध के अंदर हरा दिया। और जैसे ही बेटा अडयार के युद्ध के अंदर डुप्ले की छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी अनवरुद्दीन सेना को हरा दिया, तो वैसे ही बेटा जो ये बैटल ऑफ अडयार था, ये एक मैसेज के तौर पे पूरे भारत के अंदर या पूरे फ्रांसीसी या ब्रिटिश के माइंड में फैल गया कि एक छोटी सी डिसिप्लिन्ड आर्मी जो है वो 10,000 की आर्मी को हरा सकती है, क्योंकि 10,000 सिर्फ भीड़ है, इट इज नॉट आर्मी। एक किताब है बेटा मॉडर्न इंडिया के, उसके अंदर लिखा गया है कि जैसे ही अडयार के युद्ध के अंदर डुप्ले जीता, तो डुप्ले के अंदर इच्छाएं बढ़ने लग गई कि मैं तो खामा इन नवाबों से डर रहा हूं, इन नवाबों की सेना बस भीड़ की है, दे आर नॉट द रियल सोल्जर्स। जैसे ये हुआ बेटा, वैसे ही डुप्ले का इंटेंशन बढ़ने लग गया। लेकिन वही आउटकम क्या निकला बेटा, धीरे धीरे आते आते क्या हुआ कि जो यूरोप है, यूरोप के अंदर शांति समझौता हो गया ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। और जो शांति समझौता हुआ उसको लेके एक संधि हुई बेटा, उसको कहा गया ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापले। एक्स-ला-शापले की संधि कहा गया इसको। तो कुल मिला के कार्नेटिक वॉर का जो पूरा टाइम था वो 1740 से लेके 1748, इस बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए। बेसिकली ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन से कहानी को शुरुआत की गई और एक्स-ला-शापले की संधि से इस पूरे पहले कार्नेटिक युद्ध को खत्म कर दिया गया। अच्छा बेटा बताएं, यहां तक कहानी क्लियर हुई? ठीक। अब अगर पहला कार्नेटिक वॉर खत्म, तो दूसरे कार्नेटिक वॉर की तरफ अगर हम बढ़े, तो जो इसका टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1749 टू 1754। अब इसको थोड़ा समझना है। इस युद्ध के अंदर इंटरेस्टिंगली हम अगर उस पॉइंट को समझे, जैसे मैंने कहा था कि भाई 1748 के अंदर जो निजाम थे उनकी डेथ हो गई। जैसे ही बेटा निजाम की डेथ हुई, जैसे ही निजाम की डेथ हुई, वैसे ही भारत के अंदर इस बात की लड़ाई शुरू हो गई, या भारत नहीं मतलब हैदराबाद के अंदर इस बात की लड़ाई शुरू हो गई कि अब गद्दी का असली वारिस कौन होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, निजाम अगला वही बनेगा जो उत्तराधिकारी है सही मायने में, जो सही मायने में उत्तराधिकारी होगा हमारे निजाम, जो पहले निजाम असफ जंग थे वो। तो बेटा 1748 के बाद पॉलिटिक्स कुछ ऐसी बदली, क्या समझ ले बेटा, जो गद्दी पे आए बेटा उनका नाम था नासिर जंग। नासिर जंग
और उसके बाद एक व्यक्ति और है बेटा जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। मतलब थोड़ी कहानी को ब्रीफ में समझाऊंगा, उसको थोड़ा समझने और ब्रीफ में समझ लें थोड़ा अच्छा रहेगा अपने लिए। तो भाई पहला व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे। जैसे निजाम की डेथ हुई तो आप ये लिख सकते हैं कि 1748 में निजाम की डेथ हुई, निजाम की डेथ हुई, निजाम डाइड या डेथ। जैसे निजाम की डेथ हुई बेटा तो उनके जो बेटे थे वो थे डायरेक्टली, जो उनका सन था बेटा उसका नाम था नासिर जंग। जो मुजफ्फर जंग है बेटा ये इनके ग्रैंड सन है। अब ग्रैंड सन ने, अब जाहिर सी बात है बेटा जो बेटा होगा उसी को अगला निजाम घोषित किया जाना चाहिए। सो नासिर जंग बिकम दी नेक्स्ट निजाम ऑफ दी हैदराबाद। लेकिन जैसे नासिर जंग ने बेटा गद्दी क्लेम करी, मुजफ्फर जंग ने कहा कि मैं नासिर जंग की गद्दी की जो क्लेम करी है इसको सही नहीं मानता, क्योंकि निजाम की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह हैं उन्होंने हैदराबाद का जो सूबेदार है वो मुझे बना दिया है। तो नासिर जंग को अपनी गद्दी से उतरना चाहिए, असली जो निजाम है वो मुजफ्फर जंग है। ये मुजफ्फर जंग का क्लेम था। लेकिन अब गद्दी बेटा नासिर जंग बैठे हुए थे और यहां पे मुजफ्फर जंग। अब इन दोनों ही लोगों के बीच में बेटा, हाँ नहीं नहीं बेटा, ना ना ना, दो मतलब बेटी का बेटा है वो, ठीक है बेटा। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग जो है, अब इनके बीच में गद्दी को लेकर लड़ाई। अब ये कह रहे हैं कि नहीं भाई उनको हटाएं, ये कह रहे हैं नहीं हम गद्दी से हम नहीं हटेंगे क्योंकि मुगलों ने मुझे बनाया है, और ये कह रहे हैं मैं तो खुद निजाम का बेटा था तो मुझे गद्दी मिलनी चाहिए। अब नासिर जंग का बेटा, नासिर जंग जो है उनका एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली। अब यही एक व्यक्ति कैरेक्टर और आएगा, मोहम्मद अली। तो ये मोहम्मद अली को आप याद रखेंगे ऐसे ही। और बेटा जैसे निजाम की डेथ हुई, जैसे निजाम की डेथ हुई तो निजाम के बेटा कैद में एक व्यक्ति और था, निजाम के कैद में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंदा साहिब, जिसका नाम था चंदा साहिब। मतलब उनके प्रिजन में था, लेकिन जैसे डेथ हुई तो उनको चंदा साहिब को भी आजाद कर दिया गया, और चंदा साहिब बेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो जैसे ये पूरी कहानी हैदराबाद में चल रही थी बेटा, वैसे ही मैंने कहा ना हैदराबाद के अंदर जगह थी कार्नेटिक, तो मैं यहां छोटा सा क्लेम बना दूं कार्नेटिक का, तो यहां कार्नेटिक था। और जैसे ही निजाम की डेथ हुई तो कार्नेटिक की गद्दी को भी लेके बेटा बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। कार्नेटिक की गद्दी को लेके भी क्या शुरू हो गई, लड़ाइयां हुई कि कार्नेटिक का अगला नवाब कौन बनेगा। तो जैसा हमने कहानी देखा था, जो कार्नेटिक का पहले बेटा वो बैठा था वो था अनवरुद्दीन। अभी देखा था हमने, तो अनवर नाम का या अनवरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति गद्दी बैठा हुआ था। अब यहां पे कार्नेटिक के अंदर चंदा साहिब ने क्लेम किया कि कार्नेटिक का अगला जो नवाब होना चाहिए वो मुझे होना चाहिए, अनवरुद्दीन को नहीं। तो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग बेटा दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से समझौता कर लिया कि हैदराबाद के निजाम तुम बन जाओगे और जो तुम्हारे पूरे हैदराबाद के छोटा सा कार्नेटिक है उसका नवाब मैं बन जाऊंगा। लेकिन अब ये दोनों बेटा एक साथ तो आ तो गए, लेकिन लड़ना मुश्किल था इनके लिए, क्योंकि यहां पे पूरी जो निजाम की सेना थी इनके साथ थी और पूरी कार्नेटिक की सेना इनके पास थी। तो ये ऐसे तो लड़ नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, भाग के चले गए फ्रांस के पास। और फ्रांस ने बैटल ऑफ अडियार के अंदर हम देखा था हमने, अनुरुद्दीन को हराया उन्होंने पहले कार्नेटिक युद्ध के अंदर। तो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को लगा कि जो वो है डुप्ले है, फ्रांस का जो डुप्ले है ये बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है हमें हमारी नवाबशिप को दिलाने में। ये डुप्ले के पास गए और उन्होंने दोस्ती कर ली। जैसे इन्होंने दोस्ती कर ली, डुप्ले ने कहा बिल्कुल हम तो यही चाहते थे कि हम मौका मिले और हम आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दें। फिर डुप्ले ने, मुजफ्फर जंग ने, चंदा साहिब ने बेटा कंबाइंड आर्मी बनाई और क्या किया उन्होंने, अटैक करके नासिर जंग को अटैक करना था और इनको अटैक करना था, इन दोनों को अटैक करके अब अपने अपने क्लेम को वो करना था। तो यहां पे एक ये क्लेम हो गया, यहां पे ये क्लेम हो गया। लेकिन जो मोहम्मद अली है बेटा, मोहम्मद अली को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, मोहम्मद अली के साथ अच्छे खासा ट्रीटीज नहीं कर पाए और मोहम्मद अली भाग के चले गए फ्रांस के दुश्मन जो थे इंडिया के अंदर, ब्रिटिश के पास। और जैसे मोहम्मद अली ब्रिटिश के पास गए तो एक बार फिर से ब्रिटिश और फ्रांस एक दूसरे के सामने आ गए इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स ही ऐसी थी जिसकी वजह से इन दोनों को सामने आना पड़ा। और इन दोनों का एक दूसरे के सामने आना ही क्या था, सेकेंड कार्नेटिक वॉर का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो इसके लिए कोई इंटरनेशनल कॉज नहीं था, इंडिया की खुद की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ब्रिटिश एंड फ्रांस एक दूसरे के सामने आए एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंड कार्नेटिक वॉर। तो पूरी कहानी बेटा वही लिखी है मैंने यहाँ पे कि निजाम की मृत्यु के बाद क्या हुआ, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग इन दोनों के बीच में वो, फिर अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में इस बात की लड़ाई कि कौन अगला बनेगा नवाब। ठीक है, फ्रांस ने सपोर्ट किया बेटा मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को। ठीक है, वहीं पे नासिर जंग को और अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया था अंग्रेजों ने।
वो तो हमने पूरी कहानी देख ही ली उस चार्ट के थ्रू। अब कोर्स ऑफ वॉर कैसा हुआ बेटा, तो वही हमने देखा कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांस के जो डुप्ले थे, इन्होंने कंबाइन आर्मी बनाई और अनूरुद्दीन पर अटैक कर दिया, और उस युद्ध को कहा गया था बैटल ऑफ अंबर। अंबर का युद्ध 1749 में हुआ। अब जैसे ही अनूरुद्दीन की हत्या हुई बेटा, जैसे अनूरुद्दीन की हत्या हुई, चंदा साहिब बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ कार्नाटिक, हैदराबाद के नहीं कार्नाटिक के, क्योंकि अनूरुद्दीन कार्नाटिक बैठे थे। अब बेटा जो मोहम्मद अली थे, ठीक है, वो भाग के चले गए, जो तानसेन के बेटे थे वो भाग के चले गए रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव वो ब्रिटिश अधिकारी है जो कि डुप्ले जैसा है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अब रॉबर्ट क्लाइव बहुत एक्टिव होंगे। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर भी ये बेटा ये व्यक्ति था 1757 में, जिसने सुजाउद्दौला को हराया था अपनी डिप्लोमेसी से। वैसे ही बहुत डिप्लोमेटिक आदमी था बेटा रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, प्लान बनाया कि डायरेक्टली हम हैदराबाद पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी सेना है, क्यों ना एक काम किया जाए, हम डायरेक्टली अटैक करते हैं आरकोट पे बेटा, हम डायरेक्टली अटैक करते हैं आरकोट पे। अब अचानक से ये आरकोट कैसा आ गया, तो बेटा हैदराबाद के अंदर आपने कार्नाटिक पढ़ा, कार्नाटिक की जो राजधानी थी वो थी आरकोट, मतलब कार्नाटिक के जो नवाब बैठते थे वो आरकोट पे बैठते थे। तो बहुत छोटी सेना के साथ बेटा, यहां साफ साफ लिखा ही है, आपको देख सकते हैं कि विद ओनली अ फोर्स ऑफ 210 men रॉबर्ट क्लाइव अटैक एंड कैप्चर द आरकोट इन द बैटल ऑफ आरकोट इन 1751। 1751 के अंदर बेटा आरकोट का युद्ध हुआ, और आरकोट के युद्ध के अंदर महज 210 लोगों के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट को कैप्चर कर लिया। जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने बेटा आरकोट को कैप्चर किया, तो जो चंदा साहिब थे वो निजाम के पद के लिए उनकी मदद कर रहे थे मुजफ्फर जंग की, उन्होंने क्या किया बेटा, भाग के सीधे आरकोट की तरफ आए कि भाई मुझे अपना आरकोट बचाना है, अपनी राजधानी बचानी है। इन द मिड 1752 विद मैन मोहम्मद अली एग्जीक्यूटेड चंदा साहिब, मोहम्मद अली ने चंदा साहिब को मार दिया। जैसे चंदा साहिब को मार दिया बेटा, वैसे ही क्या हुआ, ब्रिटिश समझ गई, मतलब फ्रांस समझ गई कि भाई ब्रिटिश का तख्ता ताकत होने लग गया। और उसके बाद फाइनली कहानी आगे बढ़ी और 2 साल के बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो गई, जिसके अंदर ब्रिटिश और फ्रांस फिर एक दूसरे के सामने आए, एक दूसरे समझौते कर लिए। ब्रिटिश ने फ्रांस की टेरिटरी वापस कर दी, फ्रांस ने ब्रिटिश की टेरिटरी वापस कर दी। इसका मतलब जो दोनों कार्नाटिक युद्ध हुए, पहला और दूसरा, पहले में तो कारण था यूरोप, दूसरे का जो मेन कॉज था इंडिया के अंदर वो था इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स। बेटा ये दूसरा कार्नेटिक वॉर समझ आया आपको? ठीक। अब अगर हम तीसरे कार्नेटिक वॉर की तरफ बढ़े, तो तीसरा और सबसे आखिरी कार्नेटिक वॉर जो फ्रांस की उम्मीदों पे, मतलब फ्रांस की उम्मीदों को पूरा खत्म कर देगा। अब बेटा यहां समझे कि भारत के अंदर आप देखिए जो पहला युद्ध हुआ था बैटल ऑफ सेंट थोम या फिर जो बैटल ऑफ अंबर हुआ, इस दोनों युद्धों के अंदर जो डुप्ले हैं, डुप्ले बोले तो फ्रांस का गवर्नर, जो डुप्ले हैं ये फ्रांस के गवर्नर हैं। डुप्ले ने बेटा अपने एम्बिशंस बना रखे थे इंडिया को किस तरीके से मैं फ्रांसीसियों को हराऊंगा, और जब तक डुप्ले भारत में थे तब तक फ्रांस की जो फ्रांस वो थे ब्रिटिश थे, उनके लिए चैलेंज था कि फ्रांसीसियों को हराना आसान नहीं है, बिकॉज डुप्ले इज वन ऑफ द ग्रेट कमांडर ऑफ फ्रेंच आर्मी। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि जब तक डुप्ले होंगे तब तक तो शायद भाई मुश्किल है हम किसी भी तरीके से डुप्ले को हरा सकें। तो ब्रिटिश और फ्रांस भी परेशान था। अब डुप्ले ने क्या किया बेटा, जब इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंटरवीन करना शुरू कर दिया, तो जो आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ने लग गया। और जो फ्रांस के राजा थे, मतलब जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको राजा ने बनाया था। तो राजा ने कहा कि डुप्ले आप बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा रहे हो भारत के अंदर, तो डुप्ले को बेटा वापस बुला लिया। जैसे डुप्ले को वापस बुलाया बेटा, वैसे ब्रिटिश ने देखा कि उनका पूरा रास्ता क्लियर हो गया। अगला जो भी कमांडर आएगा उसके पास वो विजन्स नहीं जो डुप्ले के पास होंगे। क्यों? क्योंकि डुप्ले जो था वो 1740 से इंडिया में बैठा हुआ था, और 20 साल से उसने पूरे इंडिया को एनालाइज कर रखा था सही ढंग से कि इंडिया में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी है, सब कुछ डुप्ले समझ गया था। लेकिन जैसे डुप्ले वापस गया तो फ्रांस के जो एम्बिशंस थे पॉलिटिकल एक्सपेंशन के, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लग गए, और ब्रिटिश को मौका मिला कि किसी भी तरीके फ्रांस को हराने का। तीसरा कार्नेटिक युद्ध जो था बेटा, उसका सबसे बड़ा रीजन इंडिया के अंदर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं थी, क्योंकि इंडिया के अंदर गद्दी पे कौन बैठा था ये दूसरे कार्नेटिक वॉर के अंदर डिसाइड कर लिया था। तो सबसे खतरनाक कारण है कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में बेटा फिर दुनिया भर में एक और लड़ाई हुई बेटा। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बेटा, दैट इज कॉल्ड 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध माना गया इतिहास के अंदर, जो कि 1756 से स्टार्ट हुआ और 1763 में खत्म हुआ। मतलब 7 सालों तक ब्रिटिश और फ्रांस दुनिया में जहां जहां इनकी वो बेटा कॉलोनी थी वहां वहां एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब अगर आप देखेंगे ये वही बहुत करीबी समय है कि 1776 में अमेरिका आजाद हो जाएगा ब्रिटेन के राज से। तो इसका मतलब इंडिया ही नहीं बेटा,
दुनिया भर में, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, जहां जहां पे ब्रिटिश और फ्रांस एक दूसरे के सामने थे, वहां इन दोनों देशों के बीच में 7 ईयर वॉर शुरू हो गया। मतलब ये 7 साल का युद्ध जो था, ये डिसाइड करता युद्ध दुनिया के अंदर कि दुनिया पे 75 जो 76 देशों पे राज करने वाला देश फ्रांस होगा या फिर ब्रिटेन होगा। अब इसका आपका रिजल्ट तो पता है, क्योंकि फ्रांस ने तो रूल किया नहीं, ब्रिटेन वाज द रूलिंग ऑन 75 नेशंस, तो इसका मतलब इस युद्ध को ब्रिटेन ही जीतेगा। अब क्या हुआ उस युद्ध में, वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इंडिया में उसका क्या आउटकम निकला बेटा? तो इंडिया में आउटकम क्या निकला कि 1756 तक आते आते डुप्ले को वापस बुला लिया गया। जब डुप्ले वापस गए बेटा, तो भारत के जो अगले फ्रांस के गवर्नर बने या फ्रांस के जनरल बने, उनका नाम था बेटा काउंट दे लेली। ठीक है, काउंट दे लेली थे वो फ्रांस आर्मी के कंट्रोल, मतलब फ्रांस के आर्मी के हेड बने। और काउंट दे लेली बेटा जो है यहाँ पे, काउंट थॉमस आर्थर दे लेली, इनके पास इतना पोटेंशियल तो नहीं था जितना किसके पास था, हमारे उनके पास, डुप्ले के पास। तो फाइनली इन दोनों के बीच में बेटा वही 7 ईयर वॉर शुरू हुआ। तो उसका एक आउटकम इंडिया में निकलेगा, लेली फ्रांस की, वो ब्रिटिश की चीजों को कब्जाना शुरू करेंगे, और जो ब्रिटिश है वो फ्रांस चीजों को कब्जाना शुरू करेगा। इवेंचुअली बेटा आखिर में फाइनली एक दिन ऐसा आता है 22 जनवरी 1760, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है बेटा। 22 जनवरी 1760 ये वो टाइम है जहां पे एक दूसरे के सामने फाइनल बैटल करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आती है। एक तरफ फ्रांस की सेना खड़ी हुई बेटा, और उसके कमांडर तो पता ही आपको, काउंट थॉमस आर्थर दे लेली, और उनके सामने ब्रिटिश की सेना खड़ी है। समय है 22 जनवरी और 1760 ईयर। वांडी वॉश का मैदान था बेटा, दैट प्लेस इज वांडी वॉश, तमिलनाडु के पास क्षेत्र है। वांडी वॉश के मैदानों के दोनों सेनाओं के बीच में बेटा लड़ाई हुई, और दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई हुई, उस लड़ाई का एक मेजर आउटकम ये निकला दैट ब्रिटिश के जो जनरल थे, जनरल आयरकूट, इन्होंने जो लेली हैं इनको युद्ध में हरा दिया और इनके कमांडर को जो है प्रिजनर बना लिया। और जैसे ही आयरकूट ने बेटा ये आउट रिजल्ट दिया कि फ्रांस वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन इंडिया, स्पेशल इन द बैटल ऑफ वांडी वॉश, उसके बाद बेटा बैटल ऑफ अंबर या सेंट थोम के बाद, बैटल ऑफ अडियार सेंट थोम के पास जो विजन्स देखे थे डुप्ले ने, वो सारे विजन्स खत्म हो गए आफ्टर द बैटल ऑफ वांडी वॉश। तो कह सकते हो बेटा ये एक वो डिसाइसिव बैटल था भारत के अंदर, जिसके बाद ये पूरी तरीके से क्लेम कर लिया गया कि नाउ द फ्रेंच इज नो लॉन्गर अ पॉलिटिकल ऑनर ऑफ इंडिया। फ्रांस अब किसी भी तरीके से भारत के अंदर राजनीतिक शक्ति तो नहीं बन सकती, इकोनॉमिकल पावर बन के रह सकती है। वॉर के बाद बेटा यही हुआ, वॉर चलता रहा बेटा। 1760 में हमारे यहां वॉर हुआ, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस वॉर को हमने कहा 63 के अंदर। 63 का मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर जो 7 ईयर वॉर था ये खत्म हुआ 1763 में, और 1763 में जब ये वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद एक संधि की गई बेटा, दैट इज द ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि। तो इसका मतलब पहली में एक्सला शापले की संधि थी, दूसरे में पौंडीचेरी की संधि थी, और जो तीसरा है उसमें पेरिस की संधि थी। 3 कार्नेटिक वॉर, और तीनों कार्नेटिक की वॉर्स के बाद जो ट्रीटीज हुई थी, उन ट्रीटीज के बाद आप कह सकते हो फाइनली थर्ड कार्नेटिक वॉर इन द बैटल ऑफ वांडी वॉश, और आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस। इंडिया के अंदर तो वांडी वॉश की बात बेटा, और पूरी दुनिया के अंदर पेरिस की संधि के बाद फ्रेंच ने या फ्रांस ने इवेंचुअली अपने आप को यह घोषित कर दिया दैट फ्रांस इज नो लॉन्गर अ कंपटीशन फॉर द ब्रिटिश, क्योंकि फ्रांस अब पूरी तरीके से इकोनॉमिकली खराब हो चुका था एज अ कंट्री, और वहां के किंग के पास इतनी पोटेंशियल नहीं थी कि वो ब्रिटेन के राजा या ब्रिटेन के सेना से लड़ ले। अब इसका बहुत बेटा, इसका जो बहुत मेजर आउटकम निकलेगा ना, वो आउटकम यहां पे है कि जब 1763 के अंदर पेरिस की ट्रीटी होगी, मतलब हम मैं दुनिया का इतिहास थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं आपके लिए, जब पेरिस की संधि होगी बेटा, तो पेरिस की ट्रीटी के बाद जो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर बेसिकली कुछ इस तरीके का शेड्यूल बना हुआ था कि सबसे ऊपर जो थे वो राजा थे, फिर राजा के मिडिल मैन थे, और फिर लोअर पीपल हुआ करते थे। तो बेटा इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी खराब हो गई फ्रांस के अंदर कि जो राजा है वो भव्य जीवन तो जी रहा है, क्योंकि वो राजा है भाई, उसके पास टैक्स आ रहा है लोगों से, लेकिन जो लोअर पीपल थे बेटा, जो सबसे नीचे लोग थे, नीचे श्रेणी के लोग थे सोसाइटी के अंदर, उनके लिए जीवन इतना पैथेटिक हो गया, इतना पैथेटिक हो गया कि वो कहीं सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। हर चीज पे टैक्स लगा दी गई, हर चीज पे, पानी से लेके खाने तक, और अगर एग्रीकल्चर करो तो एग्रीकल्चर सॉइल तक पे टैक्स लगा दिया फ्रांस की गवर्नमेंट ने। अब क्यों? क्योंकि फ्रांस का राजा को चाहिए था पैसा, और पैसा सिर्फ टैक्स से मिलेगा, दुनिया में कहीं से वेल्थ से पैसा ला नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटेन ने हर जगह हरा दिया। अब जो इकोनॉमिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए फ्रांस के राजाओं ने जनता पे बिना मतलब के टैक्स लगाना शुरू कर दिए, और बेटा इसी टैक्स की शुरुआत 1763 से हुई, और उसके बाद फ्रांस रुका नहीं। 1776 के अंदर फ्रांस को एक मौका और मिला,
वो मौका क्या था कि जो अमेरिका था, बेसिकली मैं आपको हूं एक छोटी सी कहानी समझा देता हूं, थोड़ा अगर आप वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे कभी कॉन्टेक्स्ट में समझ आएगा। तो मतलब ये अमेरिका बना दूं बेटा मैं, और सपोज करो ये अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये आपका यूरोप है। तो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी बेटा, तो यूरोप से कुल 13 कंपनियां गई थी बेटा नॉर्थ अमेरिका में व्यापार करने के लिए। 13 कंपनियां गई थी, और ये जो कंपनियां थी, ये कंपनियां अमेरिका के तटों पे बसी हुई थी इस तरीके से। और जो ऊपर कनाडा वाला हिस्सा है बेटा, कनाडा वाले हिस्सों में फ्रांस का रूल हुआ करता था। तो ये जो 13 कंपनियां थी क्या करती, दुनिया भर के रिसोर्सेज को मंगाती थी अपने पास, और खुद पैसा भेजती थी ब्रिटेन के राजा के पास। तो ब्रिटेन के, हाँ बेटा ये करेक्ट है। तो अब वो कॉलोनी का पीरियड ही बेटा ऐसा था। तो जो ये 13 कंपनियां थी, ये गई तो ब्रिटेन से ही थी। जैसे हमारे यहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो व्यापार करने के लिए 13 कंपनियां गई इधर, क्योंकि उनको लगा यहाँ बहुत रिसोर्स मिलेगा। फ्रांस भी यहाँ गया। उसके बाद बेटा अफ्रीका से स्लेव जाते थे यहाँ, या पूरे इंडिया से जाता था रॉ मटेरियल अमेरिका इन 13 कंपनियों के पास। ये जो प्रॉफिट बनाते थे, उस प्रॉफिट का एक आउटकम जाता था राजा के पास। राजा ने एक कानून पास कर दिया कि पहले सामान डबल चेक होगा, यहां से ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा। और किंग ने 7 ईयर वॉर जो हुई थी, 7 ईयर वॉर के बाद भाई ब्रिटेन की इकोनॉमी भी कम हुई थी। तो ब्रिटेन के राजा ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लोगों पे प्रेशर तो दिया, लेकिन इन कंपनियों पे अधिक प्रेशर, दुनिया भर की कंपनियों पे अधिक प्रेशर देना शुरू कर दिया कि अब हमें एक्स्ट्रा टैक्स दो, एक्स्ट्रा टैक्स दो। अब इन 13 कंपनियों ने डिसाइड किया कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं दे सकते। अब क्यों, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, सारा काम हमारा है, और आप हमसे टैक्स बिना मतलब के ले रहे हो, हमारे प्रॉफिट से भी टैक्स निकल जाएगा, तो हम प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। इन 13 कंपनियों ने बेटा ये डिसाइड कर लिया कि अब हम खुद अपने राज्य के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम खुद अपने राज्य के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो जैसे राजा को पता लगा कि हमारी कंपनियां, मतलब मेरी बिल्ली और मुझे म्याऊ, वैसे वाला बात हो गई कि हमारी कंपनियां हमें ही हम धमका रहे हैं कि हम आपसे आंदोलन कर लेंगे, हम आपसे अलग हो जाएंगे। इन 13 कंपनियों को सपोर्ट देने के लिए फ्रांस ने क्या बोला बेटा, 1776 में या 1775 के पास कहानी चल रही है, फ्रांस ने कहा इन 13 कंपनियों से हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमें ब्रिटेन से अपने 7 ईयर वॉर का बदला लेना है। कंपनी ने कहा तो अच्छी बात है, हमारे पास कोई सेना नहीं थी, आपकी सेना रहेगी तो हम ब्रिटेन को हरा लेंगे। फ्रांस ने कहा मुझे मतलब ही नहीं पता, मैं चाहता हूं कि मैं ब्रिटेन को हरा दूं, और कुछ एरियाज जो हैं उसको मैं एक्वायर कर लूं। कंपनियों ने कहा ठीक है भाई, कुछ एरिया तुम ले जाओ, मैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बड़ी सेना आएगी तो हम लड़ेंगे। तो फ्रांस ने बेटा एक तो 7 ईयर वॉर में अपनी बेइज्जती करवाई थी 1763 के अंदर। उसके कुछ 10 सालों के बाद ही देश में, अब फ्रांस के अंदर खुद पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, इन 13 कंपनियों को सपोर्ट किया। अब बेटा इसका आउटकम ये निकला कि ये 13 कंपनियां बेटा जीत गई, और इन्होंने ब्रिटेन की सेना को हरा दिया है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्रांस भी इनके साथ था, बाकी ब्रिटेन की सेना 7 ईयर वॉर के बाद थोड़ी कमजोर हो चुकी थी। अब जब इन्होंने इनको हरा दिया बेटा, तो वहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भारत आएंगे बहुत दिनों में। कॉर्नवालिस जो है वो वहां हार जाएंगे, और ये 13 कंपनियां क्या करेंगे बेटा, बाद में अपने आप को बोलेंगे वी आर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक्चुअली में ये 13 कंपनियां जिन्होंने यूएसए फ्रेम किया। तो 1776 तक आते आते इन कंपनियों ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया दैट वी आर फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और वी आर फ्री इंडिपेंडेंट नेशन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो 13 कंपनियों ने अपने आप को यूनाइटेड करके स्टेट घोषित कर दिया, और बोला कि अमेरिकन लैंड है, सो दैट्स व्हाई वी आर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये थोड़ा इसलिए समझा रहा हूं, थोड़ा बैकग्राउंड पता रहेगा आपको। तो 1776 तक आते आते फ्रांस को कुछ नहीं मिला बेटा, इस वॉर में भी फ्रांस को कुछ नहीं मिला, बस उसका अपमान का बदला लेना था जो किसी काम का नहीं था। 7 ईयर वॉर में पैसा गया इनका, यहां इनका पैसा गया, और उस पूरे पैसे का जो बेटा एक्स्ट्रा बर्डन था पूरे पैसे का, वो पूरा बर्डन जो आ रहा था वो फ्रांस की जो लोअर पीपल थे इन पे आ रहा था। अब इन जो लोअर पीपल थे फ्रांस के, राजा सुन ही नहीं रहा इनकी। अनफॉर्चुनेटली बेटा इन जो ये पूरा फेस था, अगले 10 साल के अंदर ऐसा सरकमस्टेंस बना फ्रांस के अंदर कि फ्रॉम 1789 टू 1799 बेटा 10 साल इज कंसीडर एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसको फ्रांस की क्रांति के रूप में देखा गया। तो जहां पहली बार फ्रीडम, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट, फेटर्निटी, इंटेग्रिटी शब्द आएंगे दुनिया के अंदर। लेकिन अब आपको एक बैकग्राउंड ये पता रहेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा वजह, एक तरीके से हम कार्नेटिक वॉर से कनेक्ट करें तो हो सकता है, लेकिन एक बैकग्राउंड समझ गए आप लोग कि इस समय सिर्फ इंडिया के अंदर कार्नेटिक वॉर्स में बड़ी बात नहीं थी, दुनिया के अंदर बेटा एक ऐसा सिरकमस्टेंस बन रखा था जहां जो जीतेगा वो सिकंदर बनेगा, और इस विनिंग के अंदर ब्रिटेन बिकम द सिकंदर, और अमेरिका के अंदर उन 13 कंपनियां जो थी बेसिकली ब्रिटेन की कंपनियां, दे बिकम द सिकंदर। यहां ये और कमजोर पड़ा फ्रांस। फ्रांस की जनता ने बगावत किया बेटा, एंड आफ्टर द फ्रांस स्टार्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के तौर पे। तो एक तरीके से
जो कार्नेटिक वॉर हम समझ रहे हैं, उस कार्नेटिक वॉर के अंदर जो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, मैंने समझाने की कोशिश करी। और जब फाइनली जब ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, तो पेरिस के बाद बेटा फ्रांस पूरी दुनिया से क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड दिस इज हाउ दैट इन ब्रिटिश बिकम दी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश थी वो सोल रिप्रेजेंटेटिव बनी और उसको चैलेंज करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो अब बेटा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे कि सबसे खतरनाक हमने 1739 में करनाल वॉर को देखा था, बैटल ऑफ करनाल बिटवीन दी मोहम्मद शाह रंगीला एंड नादिर शाह। फिर उसके बाद आपको पता है 3 कार्नेटिक वॉर आप 40 से लेके पूरे 1763 तक जाएंगे, तो बीच में 3 हुए थे, पता लग गया आपको। फिर उसके बाद 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है जी। और उसके बाद हमने देखा 1764 के बाद 65 सिलसिला शुरू हुआ और 1799 तक 4 एंग्लो मैसूर वॉर। फिर 1775 से लेके 1818 तक हमने 3 मराठा युद्ध किए, सो दीज आर कॉल्ड एज 3 एंग्लो मराठा वॉर्स। फिर उसके बाद 1845 से लेके 1849 तक आते आते हमने 2 सिख वॉर किए, दैट इज कॉल्ड 2 एंग्लो सिख वॉर। और ये जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी के अंदर अब ऐसा कोई भी मतलब एक्सेप्ट दी बेटा जो नेपाल है, बर्मा है या अफगानिस्तान है, उन रीजन को अगर हम छोड़ दें, छोड़ना नहीं मतलब उनको 1850s के बाद पढ़ना है, ठीक है। तो इस 1850 तक आते आते ये हमने बेसिकली ये इन इवेंट्स के थ्रू हमने जो वॉर्स देखी, उनके बाद जो ट्रीटीज हुई, उनमें कौन था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वॉर्स कब हुई और वो जो ट्रीटीज कब हुई, दे बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस। सो अब पूरी कार्नेटिक की कहानी आपको पता लग गई। अब बताएं बेटा कार्नेटिक में कोई डाउट? ठीक, मतलब नो सर यस सर बोलने से अच्छा है कि आप लोग थोड़ा पढ़ भी लें, मतलब अगली क्लास में अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि अब जो बेटा फेज शुरू होगा बेसिकली इंडिया के हिस्ट्री के अंदर, वो जो कॉन्टेक्स्ट होगा अपना, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट तो नहीं, क्योंकि पूरा कंसोलिडेशन का फेज मैंने थोड़ा टाइम लेके इसलिए बताया ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से ब्रिटिश ने कॉन्कर करना शुरू किया। अब जैसे बेटा ब्रिटिश जैसा, ये देखो इसमें यहां तक आप ये समझ गए कि ब्रिटिश किस तरीके से पॉलिटिकल ऑनर बनी भारत की। छोटे छोटे राजवंशों को खत्म करके, छोटे छोटे राज जितने भी राजा छोटे मोटे रहे थे, सिख जो भी था, उनको खत्म करके इवेंचुअली ब्रिटेन बिकम दी पावरफुल पॉलिटिकल रूलर ऑफ इंडिया, है ना। मतलब किसी भी कोई राजा तो रह नहीं गया अब, तो पॉलिटिकल राजा यही बन गए। अब जैसे पॉलिटिकल राजा बनेंगे भारत के, अब इनका बेटा वही सिंपल काम है कि जब भी आप कोई सरकार बनाओगे तो 3 चीजें करोगे। एक तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट करोगे देश के अंदर, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट तभी होगा जब किसी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो संविधान बनाने की कुछ बातें इनकी होंगी, बट संविधान इवेंचुअली नहीं, क्योंकि कंट्री को रन करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, और वो लॉ या तो कंपनी बनाएगी या तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होके आएगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर कई सारे कानून भारत के अंदर आएंगे, जो कि हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट था भारत का। दूसरा बेटा, अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट था तो भारत की गद्दी पे बैठा कौन था? क्या वो खुद ब्रिटेन की रानी बैठी थी, राजा बैठे थे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, या फिर जो कंपनी आई थी, कंपनी का जो मालिक था भारत के अंदर, वही भारत का पॉलिटिकल मालिक या राजा था? तो सही आंसर बन जाएगा कि भारत के अंदर जो कंपनी थी, उस कंपनी का जो गवर्नर होते थे बेटा, वही गवर्नर भारत के मालिक होते थे। तो ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हो भारत के अंदर। फिर उसके बाद सोशल, किस तरीके से ब्रिटिश ने भारत की सोशल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू किया। अब सोशल लाइफ में इंटरफेयर कैसे होगा कि जो भी पॉलिसीज ये बनाएंगे बेटा, जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, वो पॉलिसीज या तो एजुकेशन के लिए होगा, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, या तो रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए, या तो कल्चरल प्रमोशन के लिए। तो ये एजुकेशन में, रिलीजन में और कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर अपनी खुद की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। अब इससे कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, जाहिर सी बात है। पॉलिटिकल एंड सोशल के बाद बेटा अगला जो इंपॉर्टेंट का स्टेप रहेगा कि किसी भी तरीके से बेटा इंडिया के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हालांकि वही करने आए थे। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या चाहिए इनको बेटा? टैक्स। और टैक्स के लिए 3 सिस्टम बनाएंगे, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी सिस्टम। वो समझेंगे क्योंकि इस तरीके से इतना ये काम करेंगे। एंड इवेंचुअली ये सब करने के बाद बेटा जब ये पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, जस्टिस जो भी डेवलप करेंगे भारत के अंदर, और फिर जैसे राजा बनेंगे बेटा तो उनको ये सब संभालना पड़ेगा, यहाँ की सेना, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की राजनीति। अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या देखेंगे? अपना प्रॉफिट, और अपने प्रॉफिट को देखने के लिए जो इंडिया में हैंडलूम या फिर जो छोटी मोटी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करेंगे ताकि वो खेती की जाए जहां से अधिक फायदा मिले। कॉटन, इंडिगो, ठीक है, ओपीएम, इस चीज के प्लांटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। रबड़ प्लांटेशन करवाएंगे भारतीय लोगों से ताकि उनको पैसा मिल सके। टैबैको कल्टीवेशन करवाएंगे ताकि अधिक पैसा मिले। ये सब जो पॉलिसीज होती है बेटा,
ये राजा बनते ही भारत को लूटना शुरू करेंगे। अभी तो राजा बने ही नहीं थे, लेकिन जब राजा बन जाएंगे तो भारत को थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिकली ड्रेन आउट करना शुरू करेंगे। जब इकोनॉमिकल ड्रेन की थ्योरी सबको पता लगने लग जाएगी कि भाई किस तरीके से ब्रिटिश हमारी राजनीति के अंदर इंटरफेयर करके हमें ही खत्म कर रहा है, तो कुछ राजा उठेंगे जो 1857 के रिवॉल्ट के तौर पे आपके लिए सामने आएंगे। और जब 1857 के रिवॉल्ट के बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी, या फिर जब ये हार जाएंगे हम लोग बेसिकली बेटा, तो उसके बाद भारत के अंदर राष्ट्रवाद, देश प्रेम की बात लोगों के अंदर आ जाएगी, और फिर उसके बाद देश की आजादी की तरफ सिलसिला चलेगा। तो बेसिकली अब हमें थोड़ा सा यही पढ़ना पड़ेगा बेटा कि 1773 से लेके 1857 तक के बीच में इन्होंने क्या क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल डेवलपमेंट किए देश के अंदर, और किस वजहों से बाद में 1857 का रिवॉल्ट हमें देखने को मिला। वेरी सेट क्लियर बेटा? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज मुझे वैसे वो भी बताना था, गुरुओं के बारे में बताना था, बट एनीवेज नेक्स्ट क्लास में पहली स्लाइड में गुरुओं वाली ऐड कर दूंगा ताकि मैं भूलूं ना उसको एंड तक। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? चलो फिर मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।